125 125 125 बोली लगाते हैं। 2 लाख करोड़ बिहार को दिया गया था। आखिर करना पड़ा ना, तेजस्वी की लाइन पे इन लोगों को आना पड़ा ना। खौफ में इनको एहसास हो चुका है कि इनकी सत्ता जा रही है। का टेंट लगता है तो 5 स्टार टेंट लगता है। अब चुनाव जीता, अब लोग ये क्लेम कर दें कि हमने चुनाव जिता दिया, तो फिर अखिलेश जी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया। नमस्कार मित्रों, आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। वेलकम टू माय शो। आज हमने आमंत्रित किया है ऋषि मिश्रा जी को। आप तैयारी में लगे हुए हैं, जाले से आप राजद के टिकट पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके पहले मुझे अगर सही से ध्यान है तो आप उपचुनाव जीत भी चुके हैं। इस बार कहा जा रहा है कि थोड़ा कांटे की टक्कर होने वाली है, लेकिन आप चूंकि प्रवक्ता भी हैं राजद के, तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि 2025 का चुनाव कई मायने में बिल्कुल अलग होने वाला है। वजह यहाँ हर बार यही कहा जाता था कि चुनाव जो यहाँ पर वो मतलब मल्टी प्रोंग कॉन्टेस्ट कभी नहीं होता था, ट्रायंगुलर कभी नहीं होता था। इस बार देखने को मिल रहा है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा। आपको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है विद प्रशांत किशोर फैक्टर इन? मैं आऊंगा, आपके सवाल पे भी आऊंगा। उससे पहले आपने कहा कि मैं जाले से भी विधायक रहा हूं और उसकी तैयारी कर रहा हूं। जाले से हमारा रिश्ता चुनाव का ही सिर्फ नहीं है। बिल्कुल, जाले विधानसभा क्षेत्र से 1965 से हमारा रिश्ता है। हमारे परिवार के अपने लोगों की शादी वहां हुई है। हमारी फूफी, उनकी शादी वहां हुई है। मामा मेरे, उनकी शादी वहां हुई है। पापा 1990 से वहां चुनाव लड़ते आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा शिवपूजन जी, जाले विधानसभा में कई लोग ऐसे हैं जो मुझे मेरे घर के नाम से बुलाते हैं, मोनू बुलाते हैं। तो मेरा रिश्ता सिर्फ इलेक्शन का नहीं है। मैं चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा, वहां से मेरा रिश्ता बना रहेगा। दूसरी चीज, आप थर्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं। कौन सा थर्ड फैक्टर? प्रशांत किशोर जी की आप बात कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी हु इज ही? अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे, 2012 में मोदी जी के लिए काम किया था गुजरात में। उन्होंने सीएम बनाने के लिए उन्होंने काम किया था। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रशांत किशोर जी ने मोदी जी की मदद करी। माननीय मुख्यमंत्री जी का बाइट देख लीजिए, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी ने मुझे फोन किया कि भाई प्रशांत किशोर जी को पार्टी में एडजस्ट कर लीजिए, इसलिए मैंने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो इंट्रोडक्शन मिल गया आपको? मिल गया कि प्रशांत किशोर जी कहां से आ रहे हैं। उन लोग भारतीय जनता पार्टी को, देखिए एक चीज पता है, चुनाव लड़ना उनको आता है। ये तो हम भाई कंसीड करेंगे, ऑन कैमरा कंसीड कर रहे हैं। वो सामने से भी वॉर करते हैं, पीछे से भी वॉर करते हैं। सामने बोलते कुछ है, पीछे से करवाते कुछ है। चक्रव्यूह की रचना करते हैं। और उसमें किशोर पर चर्चा छेड़े उसमें अब देखिए, यही प्रशांत किशोर हैं ऋषि जी, जो 2015 में संजीवनी का काम कर गए नीतीश कुमार के लिए भी, और उनके बड़े भाई लालू प्रसाद। गलत फहमी है ये देखिए, ये मीडिया में किसी ने सोचा था कि छोटे बड़े भाई नहीं साथ। नहीं प्रशांत, तब आपको इतिहास नहीं पता है। बताइए। 2014 का उपचुनाव मैं लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल यू के अलायंस में, कांग्रेस के अलायंस में। उस समय कहां थे प्रशांत किशोर? ये तो 2012-13 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, उस समय से इनकी बात हो रही थी राष्ट्रीय जनता दल से। प्रशांत किशोर जी हो या ना होते या ना होते, अगर जदयू और आरजेडी अगर साथ आ जाता, उस समय कांग्रेस साथ आ गया था, यानी मानते हैं इनका कोई रोल नहीं था। ऐसा रोल था। उन्होंने चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया, पर्सपेक्टिव में लाया। पर्सपेक्टिव, हाँ, चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिया। क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया, मैं था जनता दल यू में। कैसे चुनाव लड़ रहे थे उसको उन्होंने सिस्टम में कर दिया। ये उनका फायदा था। अब चुनाव जीता, अब लोग ये क्लेम कर दें कि हमने चुनाव जिता दिया, तो फिर अखिलेश जी को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में भी तो गए ही थे के छोरे का नारा भी उन्होंने गए थे। तो इसलिए जब जनता के सामने लाया था, जनता का जब फैसला होता है ना, उसके सामने कोई कुछ काम नहीं काम करता है। आप कितने भी बड़े ताकत हैं। सबको आश्चर्य इसलिए भी लगा ऋषि जी को कि नीतीश जी विकास पुरुष कहे जाते थे। आप कहते हैं सामाजिक न्याय की बात दिलाने की बात आप करते हैं। नीतीश कुमार को कहा जाता है सुशासन बाबू। इन दोनों का साथ आना, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात हो गई थी ना। आश्चर्यजनक क्यों थी भाई? क्योंकि राजद विकास से दूर लेना कुछ नहीं है। नहीं, किसको? राजद को। क्यों? अगर लालू जी, आप कार्यकाल पे मैं आता हूं, देखिए यही गलत इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। मैं नहीं देता। अब सुन लीजिए, लालू जी 2004 से लेकर 9 तक रेल मंत्री थे।
रेल मंत्री का मैं आऊंगा इसमें, नहीं आप सुनिए, उसको करेंगे। लालू आरजेडी मतलब लालू जी ना, आरजेडी मतलब लालू जी। लालू जी एज ए रेलवे मिनिस्टर कारखाने किसने दिए थे बिहार को? बिल्कुल लालू जी। उसके बाद प्रॉफिट में भी उसके सब कुछ किया। उसके बाद सरकारी इन्वेस्टमेंट किस कारखाना में बिहार में आया है? पहली बात। दूसरी बात, जब हम राज्य की बात करते हैं, आरजेडी सरकार की बात करते हैं, तो शिव पूजन जी आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड आप हैं, पत्रकार हैं। 2004 से पहले राज्यों को लोन लेने का अधिकार था क्या? बैंकों से, एडीबी बैंक से लोन मिलता था क्या? लालू जी यूपीए सरकार में गए, उन्होंने पास करवाया, मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों को लोन मिलना शुरू हुआ, तब जाके। तो उसके बाद तो हमारी सरकार थी नहीं। विकास की धारा आपका मानना है कि उसके बाद पैसा आने लगा तो विकास की धारा। 2004 और 9 के बीच में ये लोग, अब क्या बताएं इन लोगों के बारे में, भाई डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। सिंगल इंजन डबल इंजन की बात करते हैं ये लोग। फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, हमारा देश जो है ना फेडरल स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है। यूपीए सरकार थी दिल्ली में, एनडीए की सरकार थी बिहार में। 2 लाख करोड़ ग्रामीण सड़कों का जो जाल बिछा, आदरणीय रघुवंश बाबू मंत्री थे, लालू जी और हम लोग यूपीए सरकार में थे। 2 लाख करोड़ बिहार को दिया गया था ग्रामीण विकास विभाग से ग्रामीण सड़कों के लिए। और मोदी जी बोली लगाते हैं 125 करोड़, 125 करोड़ बोली लगाते हैं। ये नीतीश जी भी तो कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया। अरे तो सड़कों का जाल बिछाया कैसे हुआ? बेसिक चीज है, उस पर जाइएगा ना। पैसा आया उसके बाद ना, पैसा कहां से आया? लालू जी ने केंद्र सरकार पे दबाव डाल के कि आप लोग ये चीज बताते क्यों नहीं है? देखिए सच्चाई बात यही है कि आप लोग दिखाते क्यों नहीं है? मेरा सवाल आपसे हो सकता है, जो चीज मैं बोल रहा हूं आप उसको दिखाएंगे? शिकायत जायज नहीं है इसलिए, क्योंकि देखिए मैं आपको कह रहा हूं, ये पॉडकास्ट हम पूरा का पूरा रिलीज करेंगे, आपको अपने प्लेटफॉर्म मैं सिर्फ शिव पूजन जी आपकी बात नहीं कर रहा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्यों हम लोगों को गोदी मीडिया से क्या जमीन की लड़ाई थोड़ी है कि भाई किसी ने आड़ी काट लिया मेरे के? नहीं, किसी ने मेरा आड़ी पे काट लिया क्या? अनकंफर्टेबल सवाल किया तो उसको गोदी मीडिया बना दी। नहीं, ये एकदम क्यों अक्सर देखते हैं कि नहीं, अक्सर नहीं, उसके पीछे कारण है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2 एग्जांपल देता हूँ आपको, सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा। राष्ट्रीय जनता दल एक अखबारों में ऐड देना चाहती थी, उसमें 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, संगी दामाद। अखबार वाले कहते थे कि इन दोनों शब्द को हटा दीजिए तब हम आपका ऐड छापेंगे। अरे हम पैसा दे रहे हैं महाराज, और ऐसे तो कोई शब्द थे नहीं, वो हमारा ऐड नहीं छपा। तो कौन है ये लोग? दूसरी बात, तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो आरा में एक घटना घटी, आपसी परिवार में झगड़ा था, मर्डर हो गया, हेडलाइंस छपा, जंगल राज रिटर्न्स। और आज यहाँ पे हॉस्पिटल में घुस के मर्डर होता है, बड़े बिजनेसमैन का उनके घर के सामने गेट पे मर्डर होता है। ये क्या है? ये कौन सा राज है? आतंकराज। उस मुद्दे को तो चिराग पासवान ने भी उठा दिया। चिराग पासवान जी का कोई मतलब नहीं रहता है। चिराग पासवान जी वो स्टैंड कहाँ लेते हैं? उनको सत्ता चाहिए, गाड़ी चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए। मैंने चर्चा जो आपसे शुरू की थी बेसिकली इस बार 2025 में क्या स्थिति होने वाली है। अक्सर ये कहा जाता है, आपने देखा होगा कि भाई बाकी पॉलिटिकल पार्टियां तो स्क्रैच से शुरू करती हैं किसी चुनाव में, स्क्रैच मतलब जीरो से, ठीक। और आपका एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है, MY समीकरण जो कहा जाता है, 30-31% से आप उसकी शुरुआत ही करते हैं, लेकिन एड ऑन हो पाता है या नहीं हो पाता? गलत बात है, चुनाव में गलत बात है। नहीं, देखिए यही जो है ना, मीडिया जो हम लोगों को बांध के रखना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो हम लोगों को बांध के रखना चाहती है कि MY आपने शब्द यूज किया, ये MY नहीं है। फिर क्या है? राष्ट्रीय जनता दल समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलती है। मीडिया, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरजेडी को बांध दें उसी में। हमारे नेता जब बात करते हैं तो A to Z की बात करते हैं, और मैं इससे पहले चले जाऊं। भूरा बाल साफ नहीं, कहाँ दिखाइए हमको, आप हमको दिखाइए, कहाँ बोला था लालू जी ने? आप दिखाइए हमको। पार्टी का हाल में एक नेता ने ऐसा बयान दिया था। कोई नेता बोल दे, कोई नहीं, मैं आज आपके सामने कुछ बोल दूं, उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है, उसका कोई नहीं वैल्यू हमारे हाई कमांड का है, लालू जी का है, तेजस्वी यादव का है।
लालू जी जब मैं क्यों 1900 कह रहा हूँ इस चीज़ को? लालू थोड़ा जी सा जब गौर करेंगे मेरी बात पे। लालू जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा सामान्य वर्ग के मंत्री 18 उनके मंत्रिमंडल में थे। तो कहाँ इसमें हम तो समाज हमारे मैं पार्टी क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप इसको अन्यथा न लें, इसलिए कि मान लीजिए कि इस तरीके के बयान, अगर इस तरीके का बयान कोई एक पार्टी का नेता दे देता है तो होता क्या है कि ये एक तरीके से कहते हैं ना, ये बात फैलती चली जाती है, लोगों का एक सेंटिमेंट बनता चला जाता है फिर उस चीज को लेकर के। आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की ना? नहीं, अब कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब हमारा नेता बोले, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके बातों को पे ध्यान देते हैं। अगर आप सब नेता की बात करने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तो मंत्री और मुख्यमंत्री क्या क्या बोलते रहते हैं। आर्मी जवान जो थी सोफिया पे क्या क्या बोल दिया था। तो हम मान ले हम ना, मोदी जी की भी वही आइडियोलॉजी है और वही मानते हैं। वैसे काफी हुई थी नहीं भर्सना, तो फिर इसका मतलब थोड़ी है कि मोदी जी भी वही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। नेता जो बोलता है उसको सब फॉलो करते हैं, हमारे लिए वही लाइन है। एक चीज और देख रहे हैं इस चुनाव में, बड़ा दिलचस्प है कि माँ बहन योजना हो या फिर ये डोमिसाइल की नीति की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, आप मुद्दा रखते हैं और उसको लैप अप कर लिया जाता है। अभी डोमिसाइल वाला नीति भी लागू हो गया, 125 यूनिट बिजली भी यहाँ पर हो गया, 1100 रुपया जो है वो अकाउंट में। थैंक यू बोलिए तेजस्वी यादव को, आप लोग तेजस्वी यादव को सब पूरे आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए नहीं, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए चर्चा में इसलिए भी ला रहा हूँ, आप ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, सोच तेजस्वी जी ने सोच लीजिए। नहीं, कम से कम इस 35 साल के युवाओं को सबको धन्यवाद देना चाहिए। आज ये युवा बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं है, नहीं ना है, अपोजिशन के नेता हैं वो, लेकिन हो क्या रहा है, एजेंडा वो तय कर रहे हैं, एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, और ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं ना, उनको फॉलो करना पड़ रहा है। तो चले जाइए 5 साल पहले, 2020 में हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, यही माननीय, सुनिए, नहीं आप सुनने दीजिए, नीतीश जी ने टोका था वहां। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बाप के घर से पैसा लाएगा। देश की वित्त मंत्री आई थी पटना, उन्होंने प्रेस कर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में कहा था कि इकोनॉमिक्स आरजेडी को समझ में नहीं आता है। आखिर एजेंडा पे आना पड़ा। आज बिहार में कहीं चले जाइए, सरकारी नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। नहीं, लोग तो नीतीश कुमार बोलते हैं। लोग नहीं बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कैसे बोल रहे आप लोग जेडीयू के लोग बोलते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये लोग नहीं ना है, जनता ये नहीं ना है। जनता से जाके पूछिए, जिनको फायदा हुआ है, जो लोग आज सरकारी नौकरी में हैं, आप जाके उनसे कैमरा ऑफ करके पूछिएगा। और आज जिनको मिल रहा है उनसे जाके कैमरा ऑफ करके पूछिए, वो बोलेंगे भाई एजेंडा तो यार तेजस्वी यादव नहीं लाया। सरकारी नौकरी आज बिहार में मिल रही है, उसके लिए एकमात्र आदमी रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज तेजस्वी यादव। एक सेकंड और मानते हैं, नहीं एक सेकंड, आपने उसके बाद भी सवाल किए थे। उसके बाद बिजली, मां बहन योजना, पेंशन 400 से 1100 किया, युवा आयोग, ये सारा एजेंडा किसका था? राष्ट्रीय जनता दल का, तेजस्वी यादव का। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों से आग्रह है, कॉपी ही करना था, कॉपी पेस्ट करना था तो सही तरीके से करते। 125 यूनिट का है किया, 200 यूनिट क्यों नहीं किए? क्योंकि फिर होता कि ये तो आरजेडी का है, हम कैसे 200 यूनिट कर देंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोला करते थे कि बिजली फ्री नहीं हो सकता है। आखिर करना पड़ा ना, तेजस्वी के लाइन पे इन लोगों को आना पड़ा ना। चिंता नहीं, डर सता रहा है, खौफ में इनको एहसास हो चुका है कि इनकी सत्ता जा रही है। आप जनता के बीच में आप लोग जाइए, खाली कैमरा बंद कर दीजिएगा, आप जाके लोगों से किसी समाज के अंदर जाइएगा, A to Z किसी के समाज में जाइए, पूछिए लोगों के अंदर में सरकार के विरुद्ध गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? इसका छोटा सा कारण क्या है, हम और आप यहाँ पर एसी कमरा में बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। जिस व्यक्ति को ब्लॉक में जाना पड़ता है, जिस व्यक्ति को थाना में जाना पड़ता है, जाइए उनकी क्या स्थिति है। एक काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है ब्लॉक में। थाना में चले जाइए, अगर आपका मोबाइल गिर जाता है, कंप्लेंट करने जाइएगा, उसके लिए भी पैसा लेगा। थाना से शराब का धंधा हो रहा है यहाँ पर। सरकारी वर्कर जो हैं जनता दलियों और भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग धंधा कर रहे हैं, और जब तक ये लोग सरकार में रहेंगे ये लोग धंधा करते रहेंगे। स्थिति ये है। बिहार में शराब बंदी नहीं है, ऑफिशियली शराब बंदी है, शराब तो मिल रही है,
घरे घर। घरे घर स्थिति है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों को पता है कि ये सरकार आकंठ रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप एक पर एक मंत्री के यहाँ चले जाइए, आप एक पर एक मंत्री के यहाँ कुछ मंत्रियों का नाम तो परसेंटेज में हो गया है। कोई 10% का मंत्री है, कोई 8% का मंत्री है। मंत्री बोलता है कि यहीं डालो और कहीं नहीं देना है तुमको, चिंता मत करो। ये स्थिति है बिहार की। थोड़ा सा चीजों को हम लोग पर्सपेक्टिव में लाने की कोशिश करते हैं। इस पर राजद की क्या सोच है मैं वो समझना चाहता हूं कि बिहार का नेतृत्व भाजपा ने एक तरीके से कह दिया है कि नीतीश कुमार ही चुनाव में नेतृत्व करेंगे। अभी मैं देख रहा हूं कि पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम हो गया है, अब प्रेस रिलीज आने शुरू हो गए। क्योंकि मुख्यमंत्री तो ऐसे थे कि कहीं पर भी जाते आते हम लोग रोक लेते थे, कोई भी सवाल आपके हो और बड़ा बेबाकी से सवाल का वो जवाब देते थे। तो पहला सवाल तो हमारा ये कि क्या ये कैंपेन करने की स्थिति में है, जो शारीरिक जो स्वास्थ्य का लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, और कैंपेन नहीं करेंगे अगर प्रॉपरली तो उसका कितना असर पड़ सकता है। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि भाजपा की क्या है मजबूरी कि नीतीश कुमार हर वक्त है जरूरी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने भी काम किया है, और जहां तक तो जदयू में थे उसी पार्टी से एमएलए भी था, ठीक है। तो जहां तक मैं उनको समझ पा रहा हूं, ही इज नॉट वेल। वो उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि फिजिकली ही इज नॉट वेल, जो अफसोस है। और हमको पर्सनली अफसोस होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति है उनको देख के आज अफसोस होता है। जो वो भाषण दिया करते थे, मंच से भाषण दिया करते थे, बिना अखबार बिना कागज के, लोग सुनने आते थे उनको। शिवपूजन जी, आज आप मुझे बुलाए हुए हैं, जरा एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए, बोलिए कि सर आपके साथ हमको पॉडकास्ट करना है। क्या वो करेंगे? अब तो नहीं करेंगे। नहीं तो क्या लगता है? इसका मतलब यही ना है कि कई साल से नहीं बैठ जाते थे। नहीं, किसी को नहीं दे रहे हैं वो इंटरव्यू। बाहर निकलते थे, लोग लगाते थे, बाइट दे देते थे। आज नहीं दे, आज बाइट भी देते हैं तो पीछे से सम्राट चौधरी बोलते हैं हो गया, चलिए हो गया। कोई मंत्री होता है, आपको विजय चौधरी होते हैं, हो गया सर, चलिए ना, हो गया। तो उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो अफसोस वाली बात है, इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और बिहार को ये लोग समझ नहीं पाए। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी बाकी देश में अपना एजेंडा चलाती है, यहाँ पर उनको चलाना मुश्किल है। और यहाँ पे जो वो समाज को बांटना चाहते हैं, यहाँ पे समाज बंट नहीं सकता है। इसलिए उनकी मजबूरी, उनको कोई ना कोई चाहिए। अब तो जनता दल यू तो एक 10-12% वाली पार्टी है, तो उनको अगर 2% वाला भी 1% वाला भी पार्टी मिल जाए ना, उसके साथ भी वो अलायंस कर ले, क्योंकि उनको पता है कि अकेले उनकी कोई ताकत नहीं, कोई हैसियत नहीं है। मुकेश सहनी को भी लाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? अब हम वो नहीं मुझे पता है। मुकेश सहनी जी का जो मैंने अभी देखा है, उनका बाइट देखा, अखबारों में देखा है, वो बोल रहे हैं कि वो माननीय नेता हमारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो जो वो बोल रहे हैं उन पे हम लोगों को विश्वास है। नहीं तो बोल तो ये भी रहे हैं कि 60 सीटें चाहिए उप मुख्यमंत्री को। वो तो सबका डिमांड है। देखिए, वो तो फिर बैठ के बातें हो रही है ना। अब किसी को 60 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 10 महत्वाकांक्षी हैं, ये बात तो आप मानेंगे ना। होना चाहिए, एम्बिशन होना क्या ऐसा भी ना होना चाहिए कि भरे प्रेस ओवर एम्बिशन और एम्बिशन में फर्क है। तो एम्बिशन है तो क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप उठ करके कहते हैं कि छुरा घोट। अब 2020 में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन इस बार जो है बहुत स्मूथली और बहुत अच्छी तरह सारी बातें हो रही है। एक चीज और जो है, कुछ खास करके सीनियर लेवल के पत्रकार दर्शकों का अनुभव का, तो उन्होंने ये कहा प्रशांत किशोर के बारे में खास करके कि भाई वो एक फैक्टर हैं और हु नोज की सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो इस बार। प्रशांत किशोर जी फ्रेजाइल है इलेक्शन। थोड़ा सा मैं अपने सवाल को और स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पिछले बार भी आपने देखा होगा मैंडेट क्या आया था, 12,500 का वोट डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं मानता हूं, और मुझे लग रहा है कि इस बार 243 सीट से जो आएंगे फाइनल रिजल्ट में, तो शायद वो जो मत का अंतर होगा वो और कम होगा, यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन होना है, और उस बीच में प्रशांत किशोर फैक्टर। तो क्या इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं कि प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जी के बारे में जो आप लोग इतना सवाल करते हैं कि प्रशांत किशोर फैक्टर हैं या नहीं है, एक सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं आप लोग? जो आप लोग कभी भी आरजेडी से कर सकते हैं, कांग्रेस से कर सकते हैं, संसाधन कहां से आ रहा है?
ये सवाल तो होना चाहिए, एक वाजिब सवाल है जो एक आम जनता के मन में भी है। आप जाइएगा, इतना खर्चा हो रहा है, गाड़ियां हैं, बाइक है, मीटिंग्स हैं, उनका टेंट लगता है तो 5 स्टार टेंट लगता है। आखिर उस पे कभी एक सवाल तो पूछना चाहिए आप लोगों को। उनके कई सवाल हुआ तो नहीं, उनसे देखिए ऐसा है, यही चीज अगर नहीं हैंड टू माउथ का मतलब जवाब आता है, नहीं हैंड टू माउथ क्या होता है, मतलब जो कंपनी थी उनकी अंबानी है, टाटा है, क्या है वो, अंबानी है, टाटा है, अडानी है, कंसल्टेंसी अगर दे रहे हैं भाई मेरे भाई सर ऐसे बहुत हाई है ना? नहीं कैसे पता चला? वो तो बोलते हैं कि आज नहीं, वो तो उनका तो कहना है कि आज के दिन में आईपेक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कौन सा रिटर्न? तो आप लोग उठाइए ना इसको मंच पे। नहीं तो हम लोग तो कहिए, हम लोग तो मैं चुनाव आयोग ने, मैं सबसे पहले तो मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, जो आप प्रशांत किशोर फैक्टर बात कर रहे हैं, सवाल तो पहले होना चाहिए कि आखिर खर्चा कहां से हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज समझ जाइए, बिहार की जनता बहुत होशियार है। 2 धारा में चुनाव होने जा रहा है, और वो धारा है एनडीए और इंडिया ग्रुप अलायंस। और आप अंततः उससे पहले अखबार में आप देखिएगा प्रशांत किशोर जी को, वो आपके जैसे लोगों के साथ उनको बैठे हुए देखिएगा, सोशल मीडिया पे देखिएगा, मीडिया में देखिएगा, सब जगह प्रशांत किशोर जी देखेंगे। लेकिन वोटिंग के समय जब आप देखिएगा, 2 धारा में वोट होगा, सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच। कितनी दिलचस्प और कितना कटथ्रोट कंपटीशन आप मानते हैं? लैंडस्लाइड तो नहीं होना है? जो पिछले 2-3 महीनों में अलग अलग एजेंसीज का सर्वे जो आया है, तेजस्वी को काफी बढ़त, तेजस्वी उसमें काफी आगे एज अ सीएम फेस। अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उसमें थोड़ा गिरावट देख रहा हूँ। अब क्यों गिर रहा है मुझे नहीं पता, जबकि हम लोग तो जमीन पे देख रहे हैं मैनेज हो गया। अब उससे में मैनेज हुए थे या फिर अब मैनेज हो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैनेज कर पाना किसी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव बहुत बहुत पॉपुलर फेस है। समाज के सभी वर्गों में लोग वोट दें ना दें, वो बहुत से कारणों पे होता है, लेकिन एक चीज सब मानते हैं कि तेजस्वी यादव के पास विजन है, रीजन है कि उसको हम लोग अगले 5 साल, हम क्या मांग रहे हैं, हम 20 साल नहीं मांग रहे। तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, एक मौका 5 साल के लिए हमको दीजिए। हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि एक मौका 5 साल के लिए तेजस्वी यादव को दीजिए। उसके बाद अगर काम नहीं करेंगे तो फिर काम पकड़ के बाहर। कहाँ एक अंतिम सवाल और आपसे लेना चाहते हैं ऋषि जी। सवाल हमारे ये है कि हाल के दिनों में बड़ा हमलावर थे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। अभी तो देखा था कि साझा कार्यक्रम भी होना था एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, लेकिन वो कार्यक्रम टल गया है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी नहीं, डेट भी आगे 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 तारीख से। तो अब जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आना, आपको लगता है बैकफायर कर सकता है? क्यों? तेजस्वी यादव जी को जो नोटिस आया है उसका वो जवाब देंगे। जवाब तो सुन लीजिए उनका, जो उनका जवाब होगा देख लीजिएगा। सवाल तेजस्वी यादव का नहीं है, यहाँ पे 14 करोड़ जनता का है शिवपूजन जी। आखिरकार एसआईआर का विरोध क्यों? अब इलेक्शन कमीशन अपना डेटा ले आए कि हमने 98.9% 99% हमने कर लिया। कैसे हुआ है? आप भी जमीन के आदमी हैं, जाके देखिएगा। बीएलओ कहीं गया है, बीएलओ अपने ऑफिस में बैठ के या उस जो जिस बूथ का वो बीएलओ है वहां पर बैठ के, अगर लोग घर पे नहीं है तो फोन करके कि सर अपना पासपोर्ट चाहे आधार भेज दीजिए, उसने साइन करके डाला है। अगर यही करना था तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो अगर सही रूप में, अगर वो ऑनेस्ट होता, अगर सही मायने में उनको अगर एसआईआर करना था तो लोकसभा चुनाव के बाद कर लेते। कहाँ दिक्कत था उसमें? समय मिलता उनको, आराम से करते, बढ़िया से करते, सही से करते, जिससे कि एक्चुअल फैक्ट सामने आता, फुल प्रूफ होता। आज क्या हो रहा है? आज मैं अपने में एक सेकंड, आज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने विधानसभा का बात करता हूँ। एक गांव है, वहां की मुखिया जी का मुझे फोन आया, मुस्लिम है वो। उन्होंने कहा सर मेरे घर का एड्रेस है, मेरा घर का नंबर है 207, वो तो सही है। मेरा परिवार का जो है बाकी का हो गया 218 219, और मेरे घर में राम भाई हैं, उनका दे दिया है 207। आखिरकार क्या हुआ? ये
गुफअप हुआ है जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको अपना एजेंडा पूरा करना था कि भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि 28 तारीख तक सर हम पूरा कर देंगे, तो पूरा कर देंगे तो लीजिए, हमने कर दिया। ये जो कटे इतनी बड़ी तादाद में, लिस्ट से नाम गायब किए गए, कैसे कटे? खामियाजा नहीं, सवाल है कि नाम कटे, कैसे कटे, किसके कटे, ये भी तो सामने आना चाहिए। आप अभी आप देख लीजिए, 1 महीना और रुक जाइए, किसके कटे, आपने कैसे काटे। यही 4 महीना पहले इलेक्शन कमीशन का जो है वोटर लिस्ट आया था, उसमें क्यों नहीं हुआ ऐसा? आप इतने बड़े निकम्मे हुए हैं, मतलब यही रिपोर्ट 4 महीना पहले इलेक्शन कमीशन ने निकाला था ना वोटर लिस्ट, तो उसमें क्यों था उनके ये भाई उन लोगों का नाम? कभी लग रहा है कि ये जो महीना है, ये मुद्दा एकदम बिल्कुल जो है ना वो देखिए, आप लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, सब जो है पार्टियां सत्ता में आएंगी, सत्ता से बाहर जाएंगी। लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, और लोकतंत्र फेयर है, दिखना भी चाहिए कि फेयर है। हो रहा है वो नहीं, लोगों को दिखना चाहिए कि फेयर है, वो नहीं दिख रहा है कि लोकतंत्र फेयर है आज। इसलिए हम लोगों का सवाल इलेक्शन कमीशन पर है। ऋषि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारी तरफ से, पॉलिटिकल पंडित की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।